हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे संसदीय व्यवस्था को और ये हमारा चैप्टर नंबर 12 है। चैप्टर शुरू करने से पहले आपके लिए दो मेरे सुझाव हैं या दो मेरी प्रार्थनाएं हैं आपसे। पहली ये कि जो लोग वीडियो देखते हैं पॉलिटी का, वो इस वीडियो को या तो लाइक करेंगे या तो डिसलाइक करेंगे। अगर उनको वीडियो अच्छा नहीं लगता तो वो डिसलाइक कीजिएगा, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कितने लोग वीडियो एक्चुअली में देखते हैं। ठीक है, तो आप अगर देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक या डिसलाइक ज़रूर कीजिएगा। और दूसरी बात यह है कि आपसे मैं जानना चाहता हूं कि आपको सिर्फ पॉलिटी के ही लेक्चर चाहिए कि ऐसा मैं करूं कि 6 दिन में 3 दिन पॉलिटी और 3 दिन कोई अन्य सब्जेक्ट। तो जिस सब्जेक्ट के बारे में आप पढ़ना चाहते हैं उसका नीचे कमेंट कीजिएगा। तो ये दो बातें थी वीडियो शुरू करने से पहले की। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, ये जो भाग 2 है लक्ष्मीकांत का, जिसके अंतर्गत सरकार की प्रणाली की चर्चा की गई है, इसमें 5 चैप्टर हैं। संसदीय व्यवस्था के बारे में एक चैप्टर है, फिर संघीय व्यवस्था के बारे में है, और केंद्र राज्य संबंध, अंतर्राज्यीय संबंध और आपातकालीन उपबंधों के बारे में इसमें चैप्टर हैं। तो हम लोग स्टार्टिंग करेंगे संसदीय व्यवस्था से। तो संसदीय व्यवस्था जो भारत में ली गई थी वो इंग्लैंड से ली गई थी। इसको आपको पता होना चाहिए कि भारत में संसदीय व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। और आर्टिकल 74-75 में केंद्र में संसदीय व्यवस्था के उपबंध किए गए हैं, और 163 व 164 में राज्यों में संसदीय व्यवस्था के उपबंध किए गए हैं। तो ये 4 आर्टिकल आपको पता होने चाहिए, 74-75 और 163-164। अब आगे देख लेते हैं कि संसदीय व्यवस्था और राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में क्या अंतर होता है। तो संसदीय व्यवस्था में क्या होता है, कार्यपालिका नीतियों व कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, और ये एक तरीके से कैबिनेट सरकार व वेस्ट मिनिस्टर स्वरूप से संबंधित होती है हमारी संसदीय व्यवस्था। और इसकी उत्पत्ति जो वेस्ट मिनिस्टर स्वरूप है उसकी उत्पत्ति इंग्लैंड से हुई है, और ये व्यवस्था ब्रिटेन, जापान, कनाडा, भारत इत्यादि में पाई जाती है। देखिए, शासन के 3 अंग होते हैं, आप जानते होंगे। एक होता है विधायिका, दूसरा होता है कार्यपालिका, और तीसरा होता है न्यायपालिका। इन तीनों के संबंधों के आधार पर किसी व्यवस्था को परिभाषित किया जाता है। तो संसदीय व्यवस्था में क्या होता है, विधायिका यहाँ पे मान लीजिए ये विधायिका है, तो विधायिका में से ही कार्यपालिका चुनी जाती है। तो ये तरीके से ये कार्यपालिका हो गई। लेकिन जो राष्ट्रपति व्यवस्था होती है उसमें विधायिका और कार्यपालिका अलग अलग होती हैं। इस तरीके से जब विधायिका में से कार्यपालिका चुनी जाएगी तो उसमें उत्तरदायित्व की भावना आएगी, लेकिन जब विधायिका में से कार्यपालिका नहीं चुनी जाएगी तो उसमें गैर उत्तरदायित्व की भावना आएगी, अर्थात विधायिका से कार्यपालिका स्वतंत्र होगी, जैसा कि राष्ट्रपति व्यवस्था में होता है। ये गैर संसदीय रूप है, जबकि ये कैबिनेट सरकार का रूप है। और इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति व्यवस्था में इसमें निश्चित कार्यकारी व्यवस्था होती है, अर्थात ये विधायिका से अलग होती है, स्वतंत्र होती है, तो इसमें एक निश्चित कार्यकारी व्यवस्था होती है। और राष्ट्रपति शासन व्यवस्था को चुना गया है अमेरिका, ब्राज़ील, रसिया और श्रीलंका इत्यादि में। तो ये डिफरेंस थे मेजर। आगे चल के हम लोग डिटेल में देखेंगे कि संसदीय व्यवस्था क्या होती है और राष्ट्रपति शासन व्यवस्था क्या होती है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं संसदीय सरकार की विशेषताएं, क्योंकि बिना विशेषताएं देखे हम नहीं समझ सकते हैं कि संसदीय सरकार होती क्या है। तो इसकी पहली विशेषता है कि यहाँ पर नामित एवं वास्तविक कार्यपालिका होती है। नामित और वास्तविक कार्यपालिका। नामित कार्यपालिका क्या हो जाता है, जैसे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है वो हमारा नामित कार्यपालिका हो गया, और वास्तविक कार्यपालिका हो गया प्रधानमंत्री। तो वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री हो गया, और नामित कार्यपालिका हमारी राष्ट्रपति हो गया। जैसे राष्ट्रपति जो है वो राज्य का मुखिया होता है, लेकिन जो प्रधानमंत्री होता है वो सरकार का मुखिया होता है, और सरकार ही जो है वो वास्तविक कार्यपालिका होती है। तो पहला विशेषता जो है संसदीय सरकार की वो है नामित व वास्तविक कार्यपालिका की उपस्थिति। तो ये याद रखिएगा। दूसरी विशेषता है बहुमत प्राप्त दल का शासन, अर्थात लोकसभा में जिस पार्टी को बहुमत प्राप्त होता है उसी का शासन स्थापित होता है।
और राष्ट्रपति जो है उस दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, और अन्य जो मंत्रियों की नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श से होती है। ठीक है, तो बहुमत दल जो होता है अर्थात बहुमत प्राप्त दल जो होता है उसी का प्रधानमंत्री चुना जाता है। अगली विशेषता है सामूहिक उत्तरदायित्व की। ये संसदीय सरकार का एक विशिष्ट सिद्धांत होता है, सामूहिक उत्तरदायित्व। देखिए, मंत्रियों का जो सामूहिक उत्तरदायित्व है वो संसद के प्रति होता है, और इसमें भारत के संदर्भ में विशेषता लोकसभा के प्रति। तो लोकसभा के प्रति मंत्रियों का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है? व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होता है राष्ट्रपति के प्रति। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और अगर कोई भी पार्टी जो सत्ता में है वो प्रभावी रूप से कार्य नहीं कर रही है, सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना से कार्य नहीं कर रही है, तो उसे अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटाया भी जा सकता है। तो इसमें अविश्वास प्रस्ताव की भी व्यवस्था होती है। अगली विशेषता है संसदीय सरकार की राजनीतिक एकरूपता। राजनीतिक एकरूपता मतलब इसमें मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होते हैं वो ज़्यादातर एक ही राजनीतिक दल से संबंधित होते हैं, या तो गठबंधन सरकार हो तब वे अलग अलग दल से भी हो सकते हैं, लेकिन वो सर्वसम्मति से निर्णय लेने के लिए बाध्य होते हैं। तो इसमें राजनीतिक एकरूपता होती है। अगला है दोहरी सदस्यता। दोहरी सदस्यता मतलब जो मंत्री होता है वो विधायिका का भी सदस्य होता है, साथ ही साथ कार्यपालिका में भी होता है, एग्जीक्यूटिव में भी होता है और लेजिस्लेचर में भी होता है। तो इसमें दोहरी सदस्यता होती है मंत्री की, विधायिका में भी और कार्यपालिका में भी। और कोई भी व्यक्ति बिना संसद सदस्य बने मंत्री नहीं बन सकता है। अगर वो 6 माह के अंदर संसद का सदस्य बन जाएगा तब वो मंत्री बन सकता है, अन्यथा नहीं बन सकता। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी सदस्य मंत्री बन सकता है बिना किसी सदन का सदस्य हुए, लेकिन 6 माह तक। 6 माह के अंदर उसको किसी भी सदन में सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। अगला इसकी विशेषता है प्रधानमंत्री का नेतृत्व। देखिए, सरकार की व्यवस्था में प्रधानमंत्री नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाता है। वह मंत्रिपरिषद का, संसद का और सत्तारूढ़ दल का नेता होता है। तो मंत्रिपरिषद का, संसद का और सत्तारूढ़ दल का नेता भी प्रधानमंत्री होता है। अगला है कि निचले सदन का विघटन। संसदीय सरकार में निचले सदन का विघटन हो सकता है। विघटन करता कौन है? राष्ट्रपति के द्वारा विघटन किया जाता है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। ठीक है, तो इस तरीके से अगर प्रधानमंत्री चाहे तो वो मंत्रिपरिषद का कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व ही नए चुनाव कराने के लिए राष्ट्रपति से कह सकता है कि लोकसभा विघटित कर दी जाए। ठीक है, लेकिन इसमें ये ध्यान रखिएगा कि अगर प्रधानमंत्री अविश्वास प्रस्ताव से बच रहा है तब ऐसा करने को कह रहा है, अर्थात उसके समक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है और वो बिना विश्वास प्रस्ताव लाए ही राष्ट्रपति से लोकसभा के विघटन की सिफारिश करता है, तब उसकी सिफारिश को मानना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होता है। तो ये निचले सदन का विघटन भी हो जाता है, संसदीय सरकार की एक विशेषता के अंतर्गत आता है। अगला है गोपनीयता। जो मंत्री हैं वो गोपनीयता के सिद्धांत पर कार्य करते हैं और अपनी कार्यवाहियों, नीतियों और निर्णयों की सूचना नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो ये जब कार्य ग्रहण करते हैं उससे पूर्व इनको गोपनीयता की शपथ भी लेनी पड़ती है। तो गोपनीयता की शपथ इनको दिलवाता कौन है? तो गोपनीयता की शपथ दिलवाता है राष्ट्रपति। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट विशेषता हो गई संसदीय सरकार की। तो ये विशेषताएं हमने देख ली। अब देखते हैं अगला इसका। अब है राष्ट्रपति शासन की विशेषताएं। कुछ हम लोग राष्ट्रपति शासन की भी विशेषताएं देख लेते हैं। तो पहली विशेषता ये है कि इसमें राज्य और सरकार का प्रमुख एक ही होता है। ठीक है, तो जो राज्य का प्रमुख होता है उसे ही सरकार का मुखिया होने का भी सौभाग्य प्राप्त होता है। दूसरी इसमें विशेषता ये है कि इसमें एकल सदस्यता होती है। ये एकल सदस्यता पर आधारित कार्य करती है ये व्यवस्था।
तीसरी इसकी विशेषता होती है कि इसमें जो निर्वाचन अवधि होती है वो निश्चित काल के लिए होती है। जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति 4 वर्ष के निश्चित कार्यकाल के लिए निर्वाचित किया जाता है, तो अमेरिका में 4 वर्ष के लिए राष्ट्रपति चुना जाता है। अन्य इसकी विशेषता है कि इसमें निचले सदन का विघटन नहीं हो सकता। तो निचले सदन का विघटन नहीं हो सकता। जैसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, ये अमेरिका में निचला सदन है, इसका विघटन नहीं हो सकता। इसमें उत्तरदायित्व का अभाव होता है, क्योंकि इसमें जो है कार्यपालिका विधायिका से स्वतंत्र होती है, तो कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती, इसलिए इसमें उत्तरदायित्व का अभाव होता है। और साथ ही साथ इसमें राष्ट्रपति का नियंत्रण भी होता है। इसकी एक और विशेषता है, वो है शक्तियों का विभाजन। शक्तियों के विभाजन का सिद्धांत जो है वो अमेरिकी अगर शासन व्यवस्था देखी जाए, राष्ट्रपति शासन व्यवस्था देखी जाए, तो उसका आधार है। शक्तियों का विभाजन मतलब विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में शक्तियों का विभाजन होता है और ये दोनों एक दूसरे पर नियंत्रण स्थापित करते हैं, अर्थात इसमें चेक एंड बैलेंसेस का सिद्धांत भी पाया जाता है। तो ये राष्ट्रपति शासन व्यवस्था की कुछ विशेषताएं थी जिनको हमने देखा है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं संसदीय व्यवस्था के गुण व दोष। तो अगर आपसे ही पूछा जाए कि गुण क्या है तो आप जनरली बता ही देंगे। पहले ये है कि विधायिका व कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य होता है, क्योंकि इसमें जो कार्यपालिका है वो विधायिका में से ही चुन के जाती है। दूसरा गुण होता है इसमें उत्तरदायी सरकार की स्थापना होती है, क्योंकि जो कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्री अपने कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। प्रश्नकाल हो गया, स्थगन प्रस्ताव हो गया, अविश्वास प्रस्ताव हो गया, इसके माध्यम से जो विधायिका है, संसद है, वो मंत्रियों पर नियंत्रण भी स्थापित करती है। तो इससे उत्तरदायी सरकार की स्थापना होती है। इसमें आपको अगर कुछ याद रखना है तो प्रश्नकाल याद रखिए, अविश्वास प्रस्ताव याद रखिए। इन सब के माध्यम से संसद मंत्रियों पर नियंत्रण स्थापित करती है, अर्थात कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित करती है। ये जो निरंकुशता है उसको प्रतिषेधित करता है। जो संसदीय व्यवस्था है वो निरंकुशता को प्रतिषेधित करता है, क्योंकि अगर कार्यकारिणी जो है वो गलत तरीके से कार्य कर रही है या वो कोई ऐसी प्रकृति से कार्य कर रही है जो कि निषेधित है, तब संसद उस पे वाद विवाद कर सकती है, उस पे प्रश्न पूछ सकती है कार्यपालिका से। साथ ही साथ अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से उसे हटा भी सकती है। मंत्रिपरिषद को, अर्थात मंत्रिपरिषद को अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटाया भी जा सकता है। तो इस तरीके से निरंकुशता का प्रतिषेध होता है इस व्यवस्था में। यह जो है यह वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था प्रदान करती है। संसदीय व्यवस्था कैसे? अगर मान लीजिए कोई सत्तारूढ़ दल है, वो बहुमत खो देता है, तो विपक्षी को भी सरकार बनाने का आमंत्रण मिलता है। जैसे आप मध्य प्रदेश का भी एग्जाम्पल ले लीजिए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार ने बहुमत खो दिया क्योंकि उसके कुछ विधायक जो थे वो बागी हो गए थे या उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। तो उसके बाद में इसमें मौका मिला किसको? भाजपा को, बीजेपी को मौका मिला सरकार बनाने का। तो इस तरीके से ये वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था का भी प्रावधान करता है और इसमें जो व्यापक प्रतिनिधित्व होता है वो प्राप्त होता है सभी वर्गों को और सभी क्षेत्रों को। तो अब देख लेते हैं संसदीय व्यवस्था के दोष। तो पहला ये है दोष कि अस्थिर सरकार इसमें ज़्यादातर बनती है। अस्थिर सरकार का मतलब क्या हुआ कि कभी कभार जो है जो बहुमत प्राप्त दल है वो किसी कारण से बहुमत खो देता है, तब यहाँ पे सरकार गिर जाती है और दोबारा चुनाव कराने पड़ जाते हैं कई बार। इसलिए इसका एक दोष ये है कि इससे अस्थायी सरकार जो है वो बन सकती है। दूसरा दोष है नीतियों की निश्चितता का अभाव।
नीतियों की निश्चितता का अभाव। मान लीजिए कि कोई सरकार है, मान लीजिए कांग्रेस की सरकार है, उसने जो नीतियां बनाई उसके बाद में अगले चुनाव हुए और उसमें बीजेपी की सरकार आ गई। अब इसने उन कांग्रेसियों की नीतियों को, उन कांग्रेस सरकार की नीतियों को परिवर्तित कर दिया। तो ऐसा होता है। 1977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जो जनता सरकार थी, उसने पूर्व की कांग्रेस सरकार की कई नीतियों को पलट दिया और उसके बाद में फिर जो कांग्रेस सत्ता में आई, तब फिर उसने मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जो जनता सरकार थी उनकी नीतियों को पलट दिया। तो इसमें नीतियों की निश्चितता का अभाव होता है, ये एक इसका दोष है। तीसरा है इसका दोष, कई बार मंत्रिमंडल की निरंकुशता स्थापित हो जाती है। जैसे जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो संसद में पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लेती है, तब उसका जो कैबिनेट है वो कई बार निरंकुश हो जाता है और उसको असीमित शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं और वो असीमित शक्तियों की तरह कार्य करने लगती है। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के काल में आप ऐसा देख भी सकते हैं। अगला ये है कि ये शक्ति पृथक्करण के विरुद्ध है। शक्ति पृथक्करण का मतलब क्या हुआ कि शक्ति पृथक्करण का मतलब हुआ इसमें जो विधायिका, इसमें जो कार्यपालिका है वो विधायिका से चुनी जाती है। तो एक ये इसका ड्रॉबैक है कि ये शक्ति पृथक्करण के विरुद्ध है। तो इस तरीके से हमने दोष देखे संसदीय व्यवस्था के और गुण देखे। अब चलिए आगे देखते हैं। अब प्रश्न आता है कि भारत ने संसदीय व्यवस्था को क्यों स्वीकार किया। तो भारत में संसदीय व्यवस्था के स्वीकार करने के कारण, संसदीय व्यवस्था क्यों स्वीकार की गई भारत में, अध्यक्षीय क्यों नहीं स्वीकार की गई। तो हमारे पास में पहले से ऐसी व्यवस्था रही है, क्योंकि भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से जो व्यवस्था थी भारत में वो संसदीय व्यवस्था थी। तो हमारा पूर्व अनुभव ऐसा था संसदीय व्यवस्था से जुड़ा हुआ, इसलिए हमने इसको चुनने का मार्ग लिया। दूसरा है इसमें उत्तरदायित्व को अधिक वरीयता मिलती है। संसदीय व्यवस्था में उत्तरदायित्व को अधिक वरीयता मिलती है, तो इसलिए हमने संसदीय व्यवस्था को चुना। और इसके पक्ष में भीमराव अम्बेडकर जी ने तर्क भी दिया था। और तीसरा ये है कि विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच में टकराव ना हो, इसको रोकने के लिए हमने संसदीय व्यवस्था चुना, क्योंकि इसमें जो कार्यपालिका है वो विधायिका से ही चुनकर जाती है। चौथा हमने इसलिए इसको चुना क्योंकि भारतीय समाज की जो प्रकृति थी ये विविधतापूर्ण समाज था। यहाँ पे विभिन्न वर्गों, क्षेत्रों, धर्मों के लोग थे, तो उनको पर्याप्त अवसर उपलब्ध हो सके, वो राष्ट्रीय भावना के साथ में कार्य कर सके और अखंड भारत का निर्माण कर सकें। इसलिए हमने संसदीय व्यवस्था को चुना, क्योंकि संसदीय व्यवस्था जो है विविधता को अधिक समेटती है अपने आप में। ठीक है, तो इसमें कई राज्यों और जटिल समाजों से लोग आते हैं, तो इसलिए संसदीय व्यवस्था जो है वो भारतीय समाज का अच्छा आईना प्रस्तुत करती है, इसलिए हमने संसदीय व्यवस्था को चुना। तो हमारे 4 कारण थे संसदीय व्यवस्था को चुनने के। हमारी व्यवस्था से निकटता थी भारत शासन अधिनियम के माध्यम से, ये उत्तरदायित्व को अधिक वरीयता देता था, उत्तरदायित्व इसमें अधिक मिल रहा था, इसलिए हमने इसको चुना। और तीसरा ये है कि इसमें टकराव जो है वो कम था, विधायिका और कार्यपालिका के बीच में टकराव नहीं हो रहा था इससे, इसलिए हमने इसको चुना। और चौथा, ये हमारे समाज का बेहतर प्रतिनिधित्व करती थी, समाज का बेहतर प्रतिनिधित्व, इसलिए हमने इसको चुना। तो ये कुछ रीजन थे जिसके कारण हमने संसदीय व्यवस्था को प्राथमिकता दी राष्ट्रपति शासन व्यवस्था के ऊपर। अब देखते हैं भारतीय एवं ब्रिटिश मॉडल में क्या विभेद हैं। देखिए, तो जैसे ब्रिटिश जो है राजतंत्र है, वहाँ पे राजशाही है, संवैधानिक राजतंत्र है ब्रिटेन में, तो वहाँ पे ब्रिटिश राजशाही जो है वो एक तरीके से नामित कार्यपालिका की तरह कार्य करती है, जबकि भारत में राष्ट्रपति जो कि राज्य का मुखिया है वो निर्वाचित होता है, और ब्रिटेन में राज्य का जो मुखिया है वो अनुवांशिक होता है। तो एक तरीके से ब्रिटेन में राज्य का मुखिया जो होता है
वो अनुवांशिक होता है, यहाँ पे राजशाही है, और भारत में गणतंत्र है। पहला ये विभेद हो गया। दूसरा विभेद हो गया कि जो ब्रिटिश व्यवस्था है वो संसद की संप्रभुता के सिद्धांत पे कार्य करती है। यहाँ पे संसद की संप्रभुता है, जबकि भारत में संसद सर्वोच्च नहीं है। संसद सर्वोच्च नहीं है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे लिखित संविधान है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, संघीय व्यवस्था है, फेडरल सिस्टम है, साथ ही साथ न्यायिक समीक्षा जैसी व्यवस्थाएं भी हैं, इसलिए यहाँ पे संसद सर्वोच्च नहीं है। तीसरा विभेद का बिंदु है कि ब्रिटेन में जो पीएम होता है वो संसद के निचले सदन से होता है। संसद के निचले सदन से पीएम को होना पड़ता है, लेकिन भारत में जो पीएम है वो राज्यसभा से भी हो सकता है और लोकसभा से हो सकता है, किसी से भी हो सकता है। जैसे कि हमारे यहाँ जो पीएम थे मनमोहन सिंह जी, वो राज्यसभा से थे। चौथा विभेद का बिंदु है जो संसद सदस्य होते हैं ब्रिटेन में वही बतौर मंत्री नियुक्त किए जाते हैं। तो जो संसद सदस्य होते हैं वही मंत्री नियुक्त किए जाते हैं सामान्यतः ब्रिटेन में, जबकि भारत में कोई भी व्यक्ति जो है वो मंत्री नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन शर्त क्या है? शर्त यह है कि वो अधिकतम 6 माह तक ऐसे रह सकता है, अर्थात उसे 6 माह के अंतर जो है संसद के किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी होगी। और पांचवा जो मुख्य बिंदु है विभेद का वो ये है कि ब्रिटिश कैबिनेट व्यवस्था में छाया कैबिनेट पाई जाती है, शैडो कैबिनेट भी होती है, लेकिन भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है। शैडो कैबिनेट के माध्यम से जो विपक्षी पार्टी है वो सत्तारूढ़ दल के साथ में संतुलन बनाए रखती है। तो एक तरीके से जो शैडो कैबिनेट है वो विपक्षी पार्टी द्वारा गठित की जाती है, लेकिन भारत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। और ब्रिटेन में मंत्रियों की कानूनी जिम्मेदारी होती है। ब्रिटेन में मंत्रियों की कानूनी जिम्मेदारी होती है, जबकि भारत में ऐसी कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। कानूनी जिम्मेदारी मतलब कि किसी भी कार्यपालिकी या कार्यालयी कार्य के लिए उनको हस्ताक्षर करना होता है ब्रिटेन में, लेकिन भारत में हस्ताक्षर करना, प्रति हस्ताक्षर करना जरूरी नहीं होता है कार्यालयी कार्य के लिए। ठीक है, में जो मंत्री होते हैं उनकी कानूनी जिम्मेदारी होती है, जबकि भारत में मंत्रियों की कानूनी जिम्मेदारी नहीं होती है। तो ये कुछ मुख्य विभेद के बिंदु थे भारतीय एवं ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था में, जिनको मैंने आपको बता दिया। तो चलिए अब आगे देखते हैं संसदीय और राष्ट्रपति व्यवस्था की तुलना। तो विशेषताएं देख लेते हैं पहले दोनों की। तो एक तरफ हम लोग लिख लेते हैं संसदीय और एक तरफ राष्ट्रपति, राष्ट्रपति शासन व्यवस्था और संसदीय शासन व्यवस्था। तो संसदीय व्यवस्था में दोहरी कार्यकारिणी होती है, इसमें दोहरी कार्यकारिणी होती है, जबकि राष्ट्रपति व्यवस्था में एकल होती है कार्यकारिणी। इसमें बहुमत जो दल होता है, बहुमत प्राप्त दल, उसका शासन होता है, बहुमत दल का शासन होता है। और इसमें जो राष्ट्रपति है वो विधायिका से पृथक होता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति का अलग निर्वाचन होता है संसदीय राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में। ये सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना पे कार्य करती है, तो इसमें सामूहिक उत्तरदायित्व को प्राथमिकता दी जाती है। इसमें ऐसा अभाव होता है, इस चीज का, उत्तरदायित्व का अभाव होता है। उसके बाद में जो संसदीय व्यवस्था है इसमें राजनीतिक एकरूपता होती है, राजनीतिक एकरूपता होती है, जबकि इसमें राजनीतिक एकरूपता नहीं होती है। राष्ट्रपति व्यवस्था में राजनीतिक एकरूपता नहीं होती है। इसमें दोहरी सदस्यता होती है, जैसा मैंने आपको बताया कि वो विधायिका का भी सदस्य होता है मंत्री और कार्यपालिका का भी।
ये इसमें एकल सदस्यता होती है। ये प्रधानमंत्री का इसमें नेतृत्व होता है, संसदीय व्यवस्था इसमें राष्ट्रपति का नेतृत्व होता है। इसमें निचले सदन का विघटन हो सकता है, खत्म हो सकता है ये। इसमें निचले सदन का विघटन नहीं हो सकता है। इसमें शक्तियों का सम्मिश्रण होता है, अर्थात शक्तियों का बंटवारा नहीं होता है, जबकि इसमें शक्तियों का बंटवारा होता है। तो ये कुछ विशेषताएं थी संसदीय व्यवस्था और राष्ट्रपति शासन व्यवस्था की के। तो राष्ट्रपति शासन व्यवस्था के अंतर्गत पहला जो गुण है वो ये है कि इसमें स्थायी सरकार बनती है। राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में स्थायी सरकार बनती है। नीतियों में निश्चितता रहती है, नीतियों में निश्चितता रहती है। तीसरा इसका गुण है ये शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत पे कार्य करती है। शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत पे राष्ट्रपति व्यवस्था कार्य करती है और इसमें विशेषज्ञों द्वारा सरकार को चलाया जाता है। तो ये इसके कुछ गुण हो गए राष्ट्रपति शासन व्यवस्था के। अब इसके अगर दोष देखे जाएं तो इसमें ये होता है कई बार विधायिका और कार्यपालिका के बीच में टकराव हो जाता है। तो पहला इसका दोष यही है कि विधायिका और कार्यपालिका के बीच में टकराव। दूसरा इसका दोष ये है कि इसमें गैर उत्तरदायी सरकार कई बार बन जाती है, तो इसमें सरकार का उत्तरदायित्व सुनिश्चित नहीं हो पाता है। गैर उत्तरदायित्व नेतृत्व की संभावना भी इसमें रहती है। अगर आप देख लें, अगर मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन आप अगर अमेरिका को देखें तो कई बार वहाँ पे ट्रंप की नीतियाँ जो हैं वो ऐसा प्रतीत करती हैं कि वहाँ पे गैर उत्तरदायित्व नेतृत्व की संभावना जो कमी है एक राष्ट्रपति शासन व्यवस्था की, वो सही चरित्रार्थ होती है। और अगला इसका दोष है इसमें सीमित प्रतिनिधित्व होता है। इसमें सभी वर्गों, सभी समूहों के सदस्य शामिल नहीं हो पाते हैं कई बार। तो ये दोष थे राष्ट्रपति शासन व्यवस्था के और ये गुण थे। तो इस तरीके से हम लोगों ने गुण और दोष देख लिए राष्ट्रपति शासन व्यवस्था के। इस लेक्चर में इतना ही है। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। धन्यवाद।